नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 दिसंबर सन 2025। आज 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी के अधिकारों की रक्षा, भेदभाव रोकना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देते हैं। यह दिन समानता और एकता को मजबूत करता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मौसम अपडेट। हरियाणा के 8 जिलों में छाई घनी धुंध। मंत्री अनिल विज का आदेश, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड से न चलाएं बसें। चांदी पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची। 1 से 2 लाख होने में 9 महीने लगे तो वहीं 50,000 से 1 लाख 14 साल में पहुंची थी। हरियाणा में वीबी जीराम जी का विरोध। सीटू ने जताया ऐतराज, कहा केंद्र कर रहा 125 दिन काम का दावा, एक्ट में इसका जिक्र नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा की 10 मांग बताई। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई हरियाणा में स्कूली बच्चों की परेशानी, बचाव के लिए सरकार ने जारी किए नए निर्देश। झज्जर व यमुनानगर में रिटायर्ड कर्मियों ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, पेंशन बढ़ोतरी समेत मेडिकल भत्ते की मांग रखी। बताएंगे पूरी अपडेट। सीएनजी और घरेलू पीएनजी 1 जनवरी से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की होगी बचत। हरियाणा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी। HPSC ज्योग्राफी के लिए 29 दिसंबर से जांचेगा डॉक्यूमेंट्स। 316 पोस्ट के लिए 961 कैंडिडेट क्वालिफाई। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने सुनी लोगों की शिकायतें। पैक्स मैनेजर का किया तबादला। 16 में से 12 केस का किया समाधान। हिसार की लुवास पलवल में पशु विज्ञान केंद्र खोलेगी। हरियाणा सरकार के सहयोग से होगी स्थापना। 1 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है भारत टैक्सी ऐप। ओला उबर को मिलेगी टक्कर। रेवाड़ी में सांसद खेल महोत्सव 27 दिसंबर से होने जा रहा है। गुरुग्राम नू के खिलाड़ी भी होंगे शामिल। रजिस्ट्रेशन 25 तक 3 दिन चलेंगे मुकाबले। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकुला में बीजेपी कार्यालय को घेरा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोके। कोहरे के कारण इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा T20 मैच रद्द। एम्पायर्स ने छठे निरीक्षण के बाद लिया फैसला। आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा। और इथियोपिया के बाद ओमान पहुंचे पीएम मोदी। आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होंगे। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम 20 दिसंबर तक खुश्क व परिवर्तनशील बना रहेगा। उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने से रात्रि तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, मगर दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण आज यानी 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ने से कहीं कहीं अल सुबह हल्की से मध्यम धुंध भी रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में ठंड और कोहरे के प्रकोप ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे मौसम में खासकर स्कूली बच्चों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने ठंड में बढ़ोतरी के चलते ही सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना खुले में न करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ठंडी हवाओं को कमरों के अंदर आने से रोकने के लिए खिड़कियों, झरोखों और रोशनदानों को भी बंद करवाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने ठंड से बच्चों को बचाने की सहूलियत को देखते हुए सभी जिला और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि कक्षाएं भी बरामदे में न लगाई जाएं। इसके साथ ही ठंड का सीजन समाप्त होने तक मिड डे मील के साथ बच्चों को गुनगुना पानी पीने को दें, ताकि बच्चे ठंड से बचे रहें और बीमार न पड़े। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जाता है। साथ ही कहा गया है कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी स्कूल आदेशों को पालन नहीं करता है तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल के मुखिया स्वयं जिम्मेदार होंगे और उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया है। मजदूर संगठन सीटू हरियाणा राज्य कमेटी ने रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी वीबी जीराम जी की कड़े शब्दों में निंदा और विरोध किया है। सीटू का कहना है कि यह विधेयक वास्तव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को खत्म करने का प्रयास है। सीटू हरियाणा के महासचिव जय भगवान ने इस बिल की निंदा करते हुए बताया कि देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने, बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करने वाले पहले से मौजूद कानून को आखिर भाजपा सरकार क्यों बदल रही है। सरकार
सरकार मजदूरों को गुमराह करने के लिए ये दावा कर रही है कि अब 100 की बजाय 125 दिन काम दिया जाएगा, लेकिन विधेयक का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि यह दावा महज एक जुमला है। नए कानून के तहत अब पूरे देश के सभी ग्रामीण मजदूरों को काम देने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। केवल उन्हीं गाँव के मजदूरों को काम मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। इसके साथ ही काम न मिलने की स्थिति में मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी समाप्त कर दिया गया है। मनरेगा के तहत साल के किसी भी समय काम मांगा जा सकता है, लेकिन नए विधेयक में बुआई और कटाई के मौसम में यानी 60 दिनों तक काम पूरी तरह से बंद रखने का प्रावधान है। जबकि वास्तविकता ये है कि कृषि जोतों के घटते आकार, बढ़ती लागत, मशीनीकरण और तथाकथित वैज्ञानिक खेती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही रोजगार की कमी है। C2 इस विधेयक को पूरी तरह से मजदूर विरोधी मानते हुए उसकी तत्काल वापसी की मांग करती है। साथ ही मांग करती है कि मनरेगा में कम से कम 200 दिन की रोजगार गारंटी और 800 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तय की जाए। हरियाणा के नए हांसी जिले के प्रशासनिक ढांचे को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। उपायुक्त यानी DC कार्यालय के स्थान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। विधायक विनोद भयाना ने बताया कि फिलहाल उपायुक्त उपमंडल कार्यालय में ही बैठेंगे और जल्द ही उनके लिए एक स्थायी कार्यालय तैयार किया जाएगा। विधायक विनोद भयाना ने बताया कि जिला बनने के साथ ही प्रशासनिक ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जाएगा। DC कार्यालय के साथ साथ आने वाले समय में अन्य आवश्यक विभागों के कार्यालय भी हांसी में स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को जिला स्तर की सभी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध हो सके। हेल्थ सुविधाओं के मोर्चे पर भी बड़ी राहत की खबर है। विधायक ने बताया कि हांसी के सामान्य अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड तक अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये कार्रवाई जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। नए जिले के निवासियों को बेहतर हेल्थ सेवाओं का फायदा मिल सकेगा और उन्हें इलाज के लिए हिसार या फिर किसी अन्य शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। जिले की सीमाओं के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली जनगणना पूरी होने के बाद बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 22 गाँव को हांसी जिले में शामिल किया जाएगा। ये वही गांव हैं जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री को हांसी जिले में शामिल किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। वहीं हांसी जिले के गठन के बाद प्रशासनिक, हेल्थ और क्षेत्रीय विस्तार को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। आने वाले समय में हांसी न केवल प्रशासनिक रूप से मजबूत होगी, बल्कि जिला बनने का सीधा फायदा आम नागरिकों तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेसियों को भाजपा दफ्तर के सामने लगाए गए बैरिकेड के बाहर रोक दिया। कांग्रेसी वहां तकरीबन 40 मिनट तक प्रदर्शन करने के बाद वापस लौट गए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गांधी परिवार को साजिशन बदनाम करने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस लगा रही है। ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जब भी किसी विपक्षी को चुप करवाना होता है तो ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन में तकरीबन 300 वर्कर शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 10 एमएलए मौजूद रहे, जिनमें नूह से मामन खान, नारनौद से जस्सी पेटवाड़, महम से बलराम दांगी, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, करनाल से लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा, NSUI के सदस्य भी शामिल रहे। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद किया गया। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ईडी का दुरुपयोग किया और गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है। वे जनता के मुद्दों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे। यह उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने बैठक के एजेंडे में रखे गए 16 में से 12 मामलों का समाधान किया। वहीं 4 मामलों में अधिकारियों को समाधान के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक लंबित रखा। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने जटोली मंडी में यूरिया वितरण में लापरवाही के आरोप पर पैक्स के मैनेजर का तबादला कर दिया। वहीं पटौदी SDM को मामले की जाँच कर DC ऑफिस में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में सीवरेज ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन से जुड़ी हुई समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य से जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन समाधान शिविरों में अब तक कुल 40,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लगभग 30,000 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। झज्जर जिले के लघु सचिवालय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सदस्य एकत्र हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने आपस में मांगों पर विचार विमर्श भी किया। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की ओर से पेंशन बढ़ोतरी और मेडिकल भत्ते की मांग उठाई गई। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने बताया कि इससे पहले भी वे पूर्व विधायक, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अलग अलग विभागों में सेवाएं देकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है,
इसके बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि वे 8वें वेतन आयोग के सभी लाभ पूर्व की तरह लागू किए जाएं। साथ ही पेंशन संबंधी विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग भी की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों ने मांग रखी कि कम्यूट की गई पेंशन राशि की कटौती सभी राज्यों में केवल 11 वर्ष तक की जाए। उन्होंने मांग की कि 65 वर्ष की आयु पर पेंशन में 10% और 75 वर्ष की आयु पर 20% की बढ़ोतरी भी की जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार से मेडिकल भत्ता 3,000 रुपए प्रति माह देने की भी मांग की है। हरियाणा के रेल यात्रियों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। हुड्डा ने रेल मंत्री से हरियाणा की 10 मांगों को लेकर बात की, जिसके बारे में उन्हें सकारात्मक विचार किए जाने का आश्वासन मिला है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि दिल्ली से रोहतक के बीच 13 लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जिनमें से अब 5 को बंद कर दिया गया है। उन्हें फिर से शुरू करवाना चाहिए। वहीं रोहतक जंक्शन पर भी सांसद ने 5 नए प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटिक वॉशिंग लाइन बनवाने की मांग रखी है। दीपेंद्र हुड्डा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने इस प्रकार से ये मुद्दे उठाए। फर्रुखनगर झज्जर चरखी दादरी लोहारू रेल लाइन को जल्द बनवाएं और झज्जर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जाए। रोहतक दिल्ली के बीच पहले 13 लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जिनमें से 5 बंद हो गई हैं। उन्हें दोबारा से शुरू किया जाए। रोहतक रेवाड़ी, रोहतक भिवानी, रोहतक पानीपत रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, तो वहीं वाया सोनीपत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सोनीपत में करवाया जाए। सुधराना रेलवे स्टेशन पर भिवानी डहरका बालाजी का ठहराव होना चाहिए। जींद के उचाना रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे कि फरक्का एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस व अन्य ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। वहीं हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा ट्रेन का विस्तार को रोहतक महम हांसी के रास्ते हिसार तक करवाया जाए। वहीं चंडीगढ़ उदयपुर ट्रेन को वाया रोहतक रेवाड़ी अटेली कुरुक्षेत्र कैथल जींद नारनौल रिंगस रूट से संचालित किया जाए, ताकि जनता को खाटू श्याम जाने की सुविधा मिल सके। वहीं रोहतक महम हांसी तक एक जन शताब्दी या फिर इंटरसिटी ट्रेन और रोहतक महम हांसी के रास्ते दिल्ली तक ट्रेन शुरू होनी चाहिए। चंडीगढ़ दिल्ली वाया जींद रोहतक एक नई ट्रेन भी शुरू होनी चाहिए। वहीं दिल्ली सिरसा या बठिंडा तक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। साथ ही हांसी महम रोहतक लाइन पर पड़ने वाले सभी स्टेशन पर खेतों की ओर जाने वाले बंद हुए रास्ते और नहरी पानी के नाले को बनवाए जाए। हरियाणा के 8 जिलों में बीते दिन धुंध छाई। इनमें हिसार, सिरसा, कैथल, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। पानीपत में सुबह शीतलहर भी चली। राज्य में घनी धुंध के चलते परिवहन मंत्री अनिल विज ने लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने रोडवेज के ड्राइवरों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही बस चलाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी बसों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाने को भी कहा गया है। इससे पहले 13, 14 और 15 दिसंबर को गहरी धुंध देखने को मिली थी। जीरो विजिबिलिटी की वजह से कई जिलों में वाहन आपस में टकरा गए। तकरीबन 8 लोगों की मौत हो गई। कैथल में भी सुबह घनी धुंध देखने को मिली। यहाँ विजिबिलिटी 10 मीटर तक रही। सोनीपत में भी सुबह घनी धुंध छाई। पानीपत में सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। साथ में शीतलहर भी चल रही थी। गुरुग्राम में ठंड के कारण बुधवार सुबह साइबर हब में चहल पहल कम ही देखने को मिली। वहीं नारनौल में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। नारनौल में अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हिसार में पारा अधिकतम 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास जिला पलवल के गांव पातली खुर्द में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पातली खुर्द खंड परथला जिला पलवल की ओर से 60 कनाल और 16 मरला भूमि लुवास हिसार को 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर प्रदान की गई है। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र को स्वास्थ्य एवं उत्पादन प्रबंधन, पशु चिकित्सा विस्तार सेवाओं और किसानों तक आधुनिक तकनीकों की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत सेवा एवं रेफरल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह केंद्र प्रदेश में डेयरी, भेड़ एवं बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य पशुधन एवं मुर्गी पालन से संबंधित विभिन्न रोगों का विशेष निदान, उपचार एवं नियमित निगरानी करना है। साथ ही जर्मप्लाज्म सुधार एवं स्थानीय नस्लों के संरक्षण के लिए कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। पशु विज्ञान केंद्र से महिलाओं, बेरोजगार युवाओं एवं किसानों को स्वरोजगार से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। डेयरी एवं मत्स्य पालन के वैल्यू एडेड उत्पादों पर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक व्यावसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा, डेयरी एवं मत्स्य पालन से संबंधित स्नातक एवं डिप्लोमा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। देश भर के कंज्यूमर्स को जल्द सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी सस्ती मिलेगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम करने और सरल बनाने का ऐलान किया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही है। नई यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर से अलग अलग राज्यों के कंज्यूमर्स को 2 रुपए से लेकर के 3 रुपए प्रति यूनिट की बचत होगी, जो स्टेट और टैक्स पर निर्भर करेगी। साल 2023 में लागू व्यवस्था में टैरिफ को दूरी के आधार पर 3 जोन में बांटा गया था। इसमें 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक 42 रुपए
रुपए चार्ज लगता है, तो वहीं 300 से 1200 किलोमीटर तक 80 रुपए और 1200 किलोमीटर से ज्यादा पर 107 रुपए चार्ज लगता है। अब इस व्यवस्था को सरल करते हुए 2 जोन कर दिया गया है। पहला जोन सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा जो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचेगा। सीएनजी को भारत में किलोग्राम यानी केजी में नापा और बेचा जाता है। वजह यह है कि सीएनजी को हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, इसलिए वॉल्यूम यानी लीटर या क्यूबिक मीटर में नापना मुश्किल है, क्योंकि तापमान और प्रेशर से वॉल्यूम बदलता रहता है, लेकिन वजन यानी कि केजी हमेशा एक समान रहता है। वहीं पीएनजी की बात करें तो पीएनजी को स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। यह गैस पाइप से घर में आती है, प्रेशर नॉर्मल होता है, इसलिए वॉल्यूम में आसानी से नापी जाती है। इसका फायदा सीएनजी इस्तेमाल करने वाले व्हीकल्स और रसोई घर में पीएनजी का उपयोग करने वाले घरों दोनों को मिलेगा। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप लॉन्च होने जा रहा है। ये सरकारी सपोर्ट वाला ऐप है जो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सर्विस उपलब्ध होगी। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे। ओला और उबर जैसे ऐप्स में पीक आवर्स में किराया अचानक से बढ़ जाता है, जिससे कि पैसेंजर परेशान होते हैं। भारत टैक्सी ऐप में ऐसा नहीं होगा। किराया स्थिर रखने की कोशिश की जाएगी। ये ऐप सरकारी पहल का हिस्सा है, इसलिए पैसेंजर्स को सस्ती और भरोसेमंद सर्विस भी मिलेगी। ड्राइवर्स को कुल किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, यानी ड्राइवर्स की कमाई बढ़ने वाली है। अभी ज्यादातर प्राइवेट ऐप्स में कमीशन ज्यादा कटता है, जिससे कि ड्राइवर्स की कमाई कम हो जाती है। लॉन्च से पहले ही दिल्ली में तकरीबन 56,000 ड्राइवर्स रजिस्टर कर चुके हैं। दूसरे ऐप्स की तरह भारत टैक्सी ऐप में भी रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग मिलेगी। सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए प्लेटफॉर्म सिर्फ वेरीफाइड ड्राइवर्स को ही ऑन बोर्ड करेगा और 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट देगा। ऐप कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। ये ऐप दिल्ली से शुरू होने जा रहा है, लेकिन जल्द ही दूसरे शहरों में भी आ सकता है। सरकारी सपोर्ट से ये कैब मार्केट में नया ऑप्शन बनेगा। पैसेंजर्स को सस्ती यात्रा और ड्राइवर्स को बेहतर कमाई मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स की मनमानी भी कम होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास या समकक्ष योग्यता सहित भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए। वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास तथा लाइब्रेरी विज्ञान प्रमाण पत्र व 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। कुक के लिए 10वीं पास तथा 1 वर्षीय कुकिंग डिप्लोमा व 3 वर्ष का संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एमलिब या बीलिब तथा 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए स्नातक तथा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 व टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए स्नातक तथा हिंदी स्टेनोग्राफी में 80 व टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति व ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 26 दिसंबर है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में अब 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन करने का फैसला लिया है। पुराने नियम के अनुसार पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की आयु 5 से 6 वर्ष तय की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए मिनिमम आयु 6 वर्ष तय है। नियमों की अस्पष्टता के चलते हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही थी और शिक्षा विभाग को कानूनी उलझनों से रूबरू होना पड़ रहा था। इस वर्ष यानी फरवरी में हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए। वह कहा गया कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु 6 वर्ष जो कि 6 माह की छूट के साथ होगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 120 अंक गिरकर 84,560 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 42 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,819 के स्तर पर आ गया। मीडिया, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक तकरीबन 1.5% चढ़ा। वहीं चांदी पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। सुबह 1 किलो चांदी 2,750 रुपए पर ओपन हुई। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 7,664 रुपए बढ़कर 1,99,641 रुपए के लेवल पर बंद हुई। वहीं 18 मार्च को चांदी पहली बार 1 लाख रुपए पहुंच गई थी। यानी चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने में सिर्फ 9 महीने का समय लगा, जबकि इसे 50,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। मौजूदा कीमत के साथ चांदी अब ऑल टाइम हाई पर है। तो वहीं 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना भी 540 रुपए बढ़कर 1,32,317 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।